भारत एक ऐसा देश जहां धर्म, संस्कृति और समाज हजारों वर्षों से एक साथ सांस ले रहे हैं। लेकिन इस धरती की एक सबसे जटिल व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत में जाति व्यवस्था आर्य सभ्यता से आई, पर क्या आपने कभी सोचा कि दक्षिण भारत में जहां द्रविड़ सभ्यता फली फूली, वहां जाति कैसे आई? द्रविड़ सभ्यता ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाओं के लोग द्रविड़ संस्कृति की जड़ी है। द्रविड़ समाज समानता पर आधारित था। यहाँ लोग पेशे से पहचाने जाते थे, पर कोई भी काम ऊंचा या नीचा नहीं माना जाता था। कुम्हार, बुनकर, किसान, व्यापारी, संगीतकार सब अपने अपने कार्य में निपुण और सम्मानित थे। स्त्रियां भी समाज का अभिन्न हिस्सा थी। वे संपत्ति की मालकिन बन सकती थी, धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकती थी और शिक्षित भी थी। यानी समाज था परिष्कृत, पर उसमें ऊंच नीच नहीं थी। ये था भारत का वह स्वर्ण युग जहां कर्म की गरिमा जन्म से बड़ी थी। फिर इतिहास ने करवट ली। उत्तर भारत में आर्यों का आगमन हुआ। लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्य अपने साथ लाए एक नई सामाजिक संरचना, वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुरुआत में यह कर्म आधारित थी। जो विद्या पढ़े ब्राह्मण, जो शासन करे क्षत्रिय, जो व्यापार करे वैश्य और जो श्रम करे शूद्र। पर धीरे धीरे यह व्यवस्था वंशानुगत बन गई। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र। यहीं से समाज में जन्म आधारित पहचान शुरू हुई और यह विचार धीरे धीरे उत्तर भारत से दक्षिण की ओर बढ़ने लगा। जब आर्य संस्कृति दक्षिण की ओर पहुंची तो ये एक नए प्रकार का संगम था। आर्य लाए वेद, संस्कृत और यज्ञ परंपरा। द्रविड़ों के पास था संगीत, मूर्तिकला और मंदिर स्थापत्य। दोनों का मेल हुआ और एक नई भारतीय संस्कृति जन्मी। पर इस मेल के साथ ही वर्ण व्यवस्था के बीज भी दक्षिण में बोए गए। ब्राह्मण पुजारी बनकर आए। मंदिरों में पूजा का अधिकार उनके पास था। स्थानीय समुदायों ने अपने पेशे के अनुसार इन वर्णों से अपनी पहचान जोड़ ली। कृषक वर्ग वेल्लाल कहलाए। कारीगर, शिल्पकार, सफाई कार्य करने वाले पारायार। यहीं से पेशा और जन्म के बीच की दीवार बनने लगी। धर्म और समाज एक दूसरे के सहारे नया ढांचा बनाने लगे और इस ढांचे का नाम था जाति। 6वीं से 12वीं सदी तक दक्षिण भारत में मंदिरों की भरमार हुई। चोल, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य के काल में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे सत्ता और अर्थव्यवस्था का केंद्र थे। मंदिरों के पास विशाल भूमि थे, उनसे कर वसूला जाता, दान और उपहार मिलते। मंदिरों के इर्द गिर्द शासन विशेष सामाजिक विकास बदल नहीं सकता। धर्म में सामाजिक गतिशीलता भाषा, संस्कृत के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं में वर्ण और जन्म शब्दों का प्रवेश हुआ। आगम ग्रंथों ने दक्षिण में मंदिर पूजा की पद्धति तय की और यह तय हुआ कि कौन व्यक्ति किस देवता की पूजा करेगा। कुछ देवता उच्च जाति के माने गए, कुछ लोक देवता। पुराणों में जिनसे धारणा मजबूत हुई कि इसका जन्म के कर्मों का परिणाम है। इस तरह धर्म की जाति को पवित्र अलग से आर्थिक व्यवस्था से धार्मिक, आर्थिक समाज के साथ संलग्न। देखिए, इतिहास हमेशा विरोध के सुरों से आगे बढ़ता है। दक्षिण भारत ने जाति के विरुद्ध सबसे पहले और सबसे सशक्त आवाजें दी। 6वीं से 9वीं सदी के बीच अलवार और नयनार संतों का उदय हुआ, जिन्होंने कहा
भगवान के सामने सब समान है। भक्ति आंदोलन ने बताया भक्ति का कोई जाति नहीं है। तमिल कवयित्री अंडाल, कवि तिरुवल्लुवर और आगे चलकर पेरियार सबने एक ही संदेश दिया, जाति मानवता के विरुद्ध अपराध है। पेरियार का सेंट्रल मूवमेंट दक्षिण भारत में नई चेतना लेकर आया। नारायण ने कहा, एक जाति, एक धर्म, एक धर्म। आज दक्षिण भारत में शिक्षा, लोक और राजनीति में क्रांति की राजनीतिक दलों से सत्ता प्रचार करना, जाति आधारित मतदान, आरक्षण की व्यवस्था और सामाजिक पहचान शिक्षा कई बीमारी और मानसिक बीमारी अपनी भी बाधा है। तो दोस्तों, जब हम इतिहास की परतें खोलते हैं तो हमें दिखता है कि जाति व्यवस्था दक्षिण भारत की मूल संस्कृति नहीं थी। यह एक आयातित विचार था जो आर्य वर्ण व्यवस्था, मंदिर सत्ता और आर्थिक नियंत्रण के मेल से बनता। द्रविड़ संस्कृति में थककर आर्य संस्कृति में थककर जब ले तो बना जन्म पर आधारित समाज। पर याद रखिए, इतिहास जितना बांट सकता है उतना ही जोड़ भी सकता है। हमें वही प्राचीन मूल्य आत्मा फिर से जगानी होगी जहाँ काम की गरिमा, मानवता और समानता सबसे ऊपर है। दोस्तों, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। इसे आगे बढ़ाएं।